जब भी भारत में जो अयोग्य व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया गया तो महाभारत हुआ है। ये महाभारत का एक पंग लाइन में अगर जवाब दिया जाएगा तो उसका जवाब यही होगा। तो जब तजुर्बा को तरबूजा कहने वाले को आप तख्त के करीब ले जाएंगे, मतलब अयोग्य व्यक्ति को कुर्सी पर कब बिठाया गया? 20 साल से तो नीतीश कुमार ही शासन में है ना, वही सीएम है। मुझे पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। मैं कह रहा हूं कि जब तजुर्बा को तरबूजा कहने वाले को तख्त और ताज और पहनाइएगा तब जो जनता है उसमें विद्रोह होगा, तब वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके योग्यता को वरीयता देगी। और जब आप कहेंगे, जब आपके मौका मिला बीच में 17 महीना, तब डिप्टी सीएम किसको बनाया? क्या आपके पार्टी में नेताओं का अभाव था? क्या जब लालू जी के बाद कुर्सी छोड़ने के बाद राबड़ी देवी को बनाया, क्या उस समय नेताओं का अभाव था? क्या जानकारों का अभाव था? क्या जेडीयू में नेताओं का अभाव है क्या कि वहां पर 20 साल से नीतीश कुमार ही हैं? क्या वहां पर नेताओं का अभाव है क्या? नीतीश कुमार सबको स्वीकार्य है। हाँ। नीतीश कुमार ने सबको स्वीकार है। नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी तो जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे ना 2020 में, तो जनता ने तो उनको भी स्वीकारा। पूजा जी, जब नीतीश जी ने बीच में कुछ समय का अंतराल लिया तो अपने पत्नी या बच्चे को बुला के तो नहीं बना दिया। उन्होंने जीतन राम मांझी को बनाया, एक अलग समाज के पिछड़े अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को बनाया। तो फिर क्यों पार्टी छोड़ दी थी उन्होंने? फिर क्यों पार्टी छोड़ दी थी मांझी ने? क्यों गठबंधन छोड़ा था बताइए? भाई चीजें ठीक नाराजगी थी ना, नाराजगी थी क्योंकि वापस उनसे कुर्सी छीन ली गई थी, नाराजगी थी इसलिए छोड़ दिया। सत्ता में हो, कुर्सी में, उनका भी तो नहीं जा रहा ना। बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे बिहार में तो नीतीश कुमार जी जनता की पहली पसंद है और नीतीश कुमार जनता के बल पर है। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में यहां से देखिए पूजा जी, आप क्या कांग्रेस को कोई सुनने को तैयार नहीं, इसीलिए कांग्रेस को कोई सुनता ही नहीं तो कांग्रेस कराहने लगती है। और जो बात आप कह रही हैं, मैं पहले आप पीके जी के प्रवक्ता को करेक्ट कर दूं, वो कह रही थी सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। भारत के व्यथित आकांक्षाओं को पूरा करने को और उसको मूर्तिमान करने को, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ इस व्यक्ति को स्ट्रेंथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और जनता के बीच पूजा जी हमारी पैठ है, इसलिए हम घुसपैठ के खिलाफ बोलते हैं। जिनकी जनता के बीच घुसपैठ समाप्त हो गई है, तो आंकड़ा बताइए ना, कितने घुसपैठिया? 3,500 कुछ यही आंकड़ा है ना। सिर्फ कितने घुसपैठे अब तक पिछले 10 सालों में आप ढूंढ पाए हैं? और अगर एसआईआर भी हो गया तो अब तो बता दीजिए आंकड़ा, बिहार में कितने हैं? चलिए पूजा जी, कितने घुसपैठिए और कहां कहां घुसपैठिए, ये टेक्निकल प्रश्न है। लेकिन क्या बताइए दल से उठ करके आप जवाब तो देना पड़ेगा ना। एसआईआर तो इसीलिए किया गया था। अरे भाई, तो आप या तो सवाल पूछ लीजिए या जवाब ले लीजिए। आप जवाब दे कहां रहे हैं, इसलिए मुझे बार बार वही सवाल पूछना पड़ रहा है। दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दल की बात नहीं है, या देश की बात है, और जब देश की बात है तो दल को किनारे रखिए। और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कई बार डाटा दिया है कि 92, 94, 96 में जो हुआ, विधायक बन गए, आप जाइए बंगाल में, वहां पार्षद बन जा रहा है। उनको वोट कौन देता है? कौन छुपे हुए लोग हैं और उनको निकालना कितना जरूरी है। जब भी हम नागरिकता रजिस्टर कराने की बात करते हैं तो लोग हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, हर जगह साइन बाग सजने लगता है। घुसपैठ के खिलाफ घुसपैठ का मुद्दा उठाकर हिंदू मुसलमान कौन करता है? क्या बात करें धनंजय गिरी जी, वहां से आने वाला हिंदू वो शरणार्थी होता है, और लेकिन मुस्लिम है तो वो घुसपैठिया होता है। तो ये कौन डिफरेंस कौन बताता है? ये तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मतलब ये तो लेने के देने पड़ गए। पूजा जी, इसका मतलब कमाल है कि तो आप जानती नहीं देश के संविधान में कहा गया, और ये गांधी जी की परिकल्पना थी, ये नहीं अम्बेडकर की परिकल्पना थी, ये कांग्रेस ने 2014 में अपने पास किया कि अगल बगल के देशों में जो धर्म के आधार पर सताए गए लोग हैं उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने उसी को साकार रूप किया था। तो क्या धर्म के आधार पर पाकिस्तान में मुसलमान को सताया जा रहा है? क्या धर्म के आधार पर बांग्लादेश में मुसलमान को सताया जा रहा है? इतना कॉमन सेंस अगर किसी चैनल को नहीं है तो फिर बड़ा दुख की बात है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, एक मूलभूत बात कांग्रेस और बीजेपी में है। कांग्रेस से जो पार्टी गठबंधन करती है वो कांग्रेस को झुकाने में कामयाब होती है। और अगर आप इतिहास देखें तो उसने कांग्रेस को, जहां जहां कांग्रेस ने गठबंधन किया, उसके गठबंधन की पार्टी ज्यादा मजबूत होकर के उभरी और कांग्रेस वहां कमजोर हो गई। भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत, जिसकी उंगली पकड़ कर जिस राज्य में गई, आप किसी को भी देख लीजिए, आज शिवसेना का हाल देख लीजिए, आज दुष्यंत चौटाला का हाल देख लीजिए, और जेडीयू तो नीतीश कुमार है, उनको भी आधे पर ले जा चुकी है। अभी इस इलेक्शन में कहां तक ले जाएगी वो भी आप देखिए।
तो बीजेपी दूसरी तरफ है कि जिसकी उंगली पकड़ के उसने गठबंधन किया उससे वो कई गुना ज्यादा मजबूत हो गई और वो गठबंधन का दल कमजोर हो गया। तुम्हें शर्म है कुछ? तो ये कहना कि एनडीए में सहयोगी दल बीजेपी को झुका पाएंगे, और दूसरी बात बीजेपी समायोजन करने में और चीजों को अंतिम दम तक उसको सुलझाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है। आप देख रही हैं दो केंद्रीय मंत्री लगातार दिल्ली और पटना का, सुबह पटना में बैठक, शाम को पटना में धर्मेंद्र यादव, सुबह दिल्ली, फिर शाम को पटना, फिर दिल्ली, और इसी तरह से इतनी मेहनत और इतनी रणनीतिक वो, और लगातार कभी वहां मीटिंग, कभी चिराग के यहां नित्यानंद जा रहे हैं, कभी यहां मीटिंग, कभी वहां मीटिंग। आपको महागठबंधन के कितने बड़े नेता या प्रभारी इस तरह से बैठ के करते मिल रहे या दिखाई दे रहे हैं? तो बीजेपी ने अपना सब कुछ सेट कर लिया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद में जो लोग मंत्री हैं वो बीजेपी से एक हद तक तो बात कर सकते हैं, उसके बाद बीजेपी ही ये तय करेगी कौन कितने सीट पर लड़ेगा। तो ये चिराग पासवान, मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि ये चिराग पासवान, ये जीतन राम मांझी, ये लोग केंद्रीय मंत्री हैं और ये लोग बीजेपी से चुनाव के वक्त अपने सम्मान की बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो बीजेपी कहे वो न माने। तू समझा? हाँ। और दूसरी बात, एनडीए का एक मजबूत पक्ष यह है कि उसने 203 सीटों पर, यानी जो 85% सीटों पर कहीं कोई तनाव नहीं, जेडीयू और बीजेपी में बात बनी हुई है, सीटें बटी हुई हैं, उनके उम्मीदवारों को पता भी है, वो अपना नॉमिनेशन का कागज भी तैयार कर रहे हैं। और 40 सीटों की बात है, उसमें उनको मानना ही मानना है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। दूसरी तरफ महागठबंधन में 140-45 सीटों पर ही जेडी को लड़ना, अभी 100 सीटों का खुरपेच और दिमागी पेच उसमें बचा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, मुकेश सैनी है ही, लेफ्ट पार्टीज के मैं कार्यालय में गया था, वहां पर वो अलग ही 22-23 का उम्मीदवार घोषित चयनित कर चुके हैं, उनके नॉमिनेशन के पर्चे वो तैयार कर रहे हैं। पिछली बार 19 पर लड़े थे, इस बार 40 तक का आंकड़ा उनके दिमाग में चल रहा है। तो अभी महागठबंधन की बातचीत चल रही है। अब आप देखिए, नामांकन कल शुरू हो गया। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी भी दे दूं, कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी नॉमिनेशन पहले दिन नहीं हुआ, जिसमें भोजपुर का जिला, हमारे एक साथी बता रहे थे, भोजपुर का जिला एक भी नॉमिनेशन हुआ ही नहीं, 6 दिन बचे हुए हैं। तो ये सारी चीजें दोनों तरफ के गठबंधन में जो बातें हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए आज घोषणा कर देगा और कल उसके उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और 13 तारीख को महागठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा होगी।